बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 28 हम लोग पहले एक दफ़ा टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 से था और चैप्टर 6 में अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तक मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इधर तक हो। पहले एमसीक्यूज़ में बताइए कोई ऐसा एमसीक्यूज़ जो प्रॉब्लमाटिक हो, या सारे डिस्कस करने हैं? आंसर्स बता दें, या आंसर्स तो आपको सोल्यूशन भी बता देगा। ये बताओ प्रॉब्लम, चलो टाइम वेस्ट हो जाएगा क्लास। चलो कोई बात नहीं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एटलीस्ट 3 पार्टीज, जी 3 पार्टीज होती हैं। कोलेटरल इवेंट, यस। ओनली फॉर स्पेसिफिक पीरियड, नो। नन ऑफ दीज। तो कौन से राइट ऑप्शन है? कोलेटरल, ठीक है। एन इवेंट विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी, जी अनसर्टन होना चाहिए। आसान सा था ये तो बिल्कुल। देयर वॉज अ नंबर 3, सो ऊपर वाले का बी पार्ट, सी पार्ट है। There was a contingent contract between Richards and Martin that Richard would pay rupees 50,000 to Martin if he would marry Maria. अगर वो मारिया से शादी करेगा, मीन्स हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद अ मैरिज, ठीक है, मैरिज इवेंट है मारिया के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड बिकॉज लॉ डज नॉट अलाउ इट, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, मारिया डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू मार्टिन। अच्छा हाँ, इवेंट हैपनिंग पे रखा हुआ था, इवेंट हैपन ना हो। अब तो हमें ये पता लग गया कि ये इवेंट इम्पॉसिबल हो गया, ये कभी भी हैपन नहीं होगा। सो इट्स मीन सी इज द राइट ऑप्शन। चलें आगे बेटे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। डी कहते जी, ऑन 20th February 2022 साद एग्रीज टू प्रोवाइड 500 custom made shirts to Jalil for a match. Saad was unable to deliver the order on the agreed date due to fire incident in one of its factories. He sent the delivery to Jalil after the agreed date and requested him to accept the order as the shirts were customized and could not be sold in the market. उसकी रिक्वेस्ट है कि जनाब आग लग गई थी फैक्ट्री में, आपकी मेहरबानी है कि ये ख़रीद लें, मैं इसके आपके इस चीज़ को आपके अलावा कहीं और नहीं बेच सकता। Which of the following statement is correct? जी अच्छा, सॉरी अब उसने लिखा क्या वो ऊपर? एक मिनट ठहरो, पहले मैं पढ़ तो लूँ, मैं तो पढ़ लूँ, मुझे क्या पता क्या लिखा हुआ है। जलील कैन एक्सेप्ट द डिलीवरी एज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। अब क्वेश्चन है कि आपने सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ी हुई, ऐसे ही है, सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं पढ़ी हुई, आग लग गई थी, इस वजह से वो टाइम पे डिलीवरी नहीं दे पाया। सो ये क्या हुआ? सबसीक्वेंट इवेंट हुआ, ठीक है। सबसीक्वेंट के केस में इतनी गुंजाइश तो होनी चाहिए कि ये उसका डिफ़ॉल्ट नहीं था। टेक्निकली समझो तो ये उसका डिफ़ॉल्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन हम आज एक बात पढ़ रहे होंगे, अगर मैं कहूँ कि ये आज के बाद समझ आएगा, ये थोड़ा सा एडवांस उसने पूछ लिया है। एमसीक्यूज़ में रिव्यू नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से उसने पूछ लिया है। आज का लेक्चर ठहर जो, ये समझ आ जाएगा। हाँ, आज का लेक्चर ठहर जो, ठीक है। आगे चलते हैं। Jalil can accept the delivery as contract is voidable at his option. Jalil must accept the delivery as delay was due to supervene impossibility. Jalil cannot accept the delivery because time was the essence of the contract. Jalil cannot accept the delivery as the contract becomes void. अच्छा, cannot accept the delivery. बेटा देखो, असूलन जब अगर आप एक दफ़ा ये इंश्योर कर दोगे कि सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाना है, क्या बन जाना है? सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की याद है आप लोगों को? कॉन्ट्रैक्ट एक शुरू में जब चैप्टर 3 पढ़ा था तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, तो हमने कहा था एक रीज़न कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द फॉर्मेशन वॉइड हो जाता है, रीज़न ऑफ सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो टेक्निकली अगर मैं समझूँ लॉ की प्रोविजंस को जहन में रख के, इन्होंने आपस में एडजस्टमेंट किया कि वो एक अलग बात है, मतलब बायर और सेलर मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, काजी वाला साहब है। अदरवाइज सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी अगर ये प्रूफ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, ठीक है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस बात को समझते हुए जलील एक्सेप्ट करना चाहे डिलीवरी, मस्ट नहीं है उसके ऊपर, आप ये देखो ये वर्ड बड़ा केयरफुली लिखा गया, मस्ट एक्सेप्ट द डिलीवरी, नहीं भाई मस्ट नहीं है उसके लिए। बट इफ ही वांट टू टेक द डिलीवरी, इफ ही वांट टू गिव द एडवांटेज टू द अदर पर्सन, यस ही कैन। मियाँ बीवी राजी तो क्या कर, वो डिलीवरी लेट लेना चाहे तो ले ले। अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चैप्टर नंबर 7 है, हम 6 पे हैं अभी,
ठीक है, कि टाइम जब इसेंस हो कॉन्ट्रैक्ट की तो क्या सूरत हाल होगी, ठीक है, उसके ऊपर पूरा एक फ्लो चार्ट है कि हम किस तरह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उस केस में वॉइडेबिलिटी आ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको रुक जाओ, मेरे मुताबिक अगर राइट ऑप्शन चूज करोगे तो फिर जलील कैन नॉट एक्सेप्ट द डिलीवरी एज द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। जितना नॉलेज अब तक एक्वायर किया हुआ हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसके मुताबिक डी इज द राइट ऑप्शन। जलील कैन एक्सेप्ट द डिलीवरी एट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शन। नहीं, वॉइडेबल नहीं है, वो तो चैप्टर 3 से भी आंसर मिल जाएगा। जलील की ऑप्शन पे वॉइडेबल नहीं है। वॉइड, आप मुझे बताओ, अगर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी प्रूफ कर देते हो तो फिर तो वॉइड हो गया, जितना नॉलेज। लेकिन अब ये एमसीक्यूज बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि देखो मैंने आगे जाके सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी पढ़ानी है और मैंने टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ानी है। और अगर टाइम एसेंस हो कॉन्ट्रैक्ट की, बहुत जरूरी होगा, मतलब इस वक्त पे डिलीवरी ना मिली तो हमारे लिए कोई फायदा नहीं, सीजन गुजर गया। सपोज आपने मुझे कैप्स बना के देनी थी, कैप्स का सीजन गुजर गया, आप तो मुझे लेट दे रहे हैं, मुझे क्या फायदा, बेशक कस्टमाइज्ड हो, मैं भी कहीं नहीं बेच सकता। जब तू जिस तरह कह रहा है, देखो गौर करो जरा, जिस तरह साथ कह रहे हैं कि जनाब ये कस्टम मेड है, आपका लोगो लगा हुआ, ये कोई नहीं खरीदेगा मुझसे, और जनाब सीजन गुजर गया, मुझसे भी कोई नहीं खरीदेगा। अब समझो बात को, आप अगर इस बात का क्लेम करें तो मैं भी इस बात का क्लेम करूं, मुझसे भी कोई नहीं खरीदेगा। टाइम वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कैप सिर्फ सर्दियों के सीजन में बिकनी थी। अब मैं इस ऊन वाली कैप्स को लेकर क्या करूं, बेशक मेरा लोगो लगा हुआ है, मैं कहां बेचूंगा, अगली सर्दियों का इंतजार करूं, तब तक डिजाइन चेंज हो जाएंगे। बात समझ पाओ मेरी, जरा समझो थोड़ा सा। सो मेरे लिए अगर टाइम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो फिर सीक्वेंस और बन गया, फिर तो केस और बन गया, फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जाए भाड़ में, ठीक है। अभी आज के लिए रुक जाओ इस एमसीक्यूज पे, अभी आपने फिर परेशान हो जाना है, अभी मुझे पढ़ाने दो थोड़ा सा, ठीक है। अगली बात, नेविन promised to sell his car to Mary on 10th March, but before this date he sold out his car to Vicky। देखो बेटे, नेविन को पता लग गया कि इसने तो कार बेच दी है, इसका मतलब है अब 10 तारीख को क्या ये मुझे कार देगा, कभी भी नहीं। तो मैंने कल एक बात समझाई थी, एंटीस्पेटरी ब्रीच। आप एंटीस्पेट कर लेते हो, कि प्रिडिक्ट कर लेते हो, भाई फ्यूचर में अब ये मुझे कार नहीं देने वाला। It will discharge the contract as it is express breach, actual breach, implied breach, none of these। असूलन उसे यहाँ पे एंटीसिपेटरी ब्रीच का जिक्र आना चाहिए। वैसे अगर वो नहीं है तो फिर उसका बिहेवियर मुझे शो कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसने, इम्प्लाइड, ठीक है। असूलन यहाँ पे एंटीसिपेटरी का वर्ड यूज कर लेता है। जैसे मैंने कल कहा कि ब्रीच दो तरह की थी जो एक्सप्रेस थी लॉ में, जब आपके सिलेबस में थी, दैट वाज एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। बट अगर वो नहीं है तो देखो मुझे उसका बिहेवियर सजेस्ट कर रहा है कि उसने अब मुझे कार नहीं बेचनी, उसके बिहेवियर ने ये शो किया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो फिर कौन सा राइट ऑप्शन होगा, सी। तो एमसीक्यूज ठीक है, ठीक है, अगर ये नहीं तो सी सही, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, ये तो बहुत आसान था, मैंने सिर्फ टेक्निकली वैलिड टेंडर लिख दिया था, तो वही कंडीशंस लिखनी थी सारी, प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर प्लेस पे हो, इंस्पेक्शन का राइट हो, होल ऑब्लिगेशन मीट हो, ऐसी बातें थी, वही बातें लिखनी थी बस जी, ब्रीफली एक्सप्लेन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी, पहले 4 पे आते हैं, आसान सा सवाल है। एबीसी कॉन्ट्रैक्टर्स agreed to construct factory building of Stara Mills Limited at a cost of rupees 90 million. However, it was agreed that a payment would only be made on the completion of the project. So, बेटा क्या ये collateral है? आगे उसने लिखा, is this a contingent contract under contract act? No, there is no collateral even. जो पेमेंट का टाइम पीरियड है कि भाई काम के बाद पेमेंट करूंगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बिल्कुल बस ऐसे ही है कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन, आप पहले अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर लें, वंस यू कंप्लीट दैट परफॉर्मेंस आई विल पे द बिल, ठीक है। सो इट्स नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात क्लियर हो गई? चलो वापस आते हैं। तो फिर आप यहाँ पे असूलन आंसर के लिखने का तरीकाकार क्या होगा वो भी सुन लें। सबसे पहले आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, या मैं यूं कहूँ प्रोविजन ऑफ लॉ में जो उसकी डेफिनेशन लिखी हैं वो एक्सप्रेस करेंगे। जब वो एक्सप्रेस हो जाएंगी उसको बेस बना के आप कहोगे कि जो पेमेंट है जो कही जा रही है कि कंप्लीशन पे होनी है, ये कोलेटरल का इवेंट नहीं है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एबीसी एंड सितारा इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर आंसर। सेइंग सिंपली नो, कोई नंबर नहीं मिलना, कंक्लूजन के कोई 0.5 देने हो तो शायद तरस खा के दे दे। हाँ मतलब उसने पूछा इज दिस अ कंटिंजेंट, तो बेटा देखो एग्जामिनर लेमैन है, उसको लिंक कर दें तो डेफिनेशन ट्रू देखो, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं एक लेमैन समझो, मुझे एक रीडर समझो, मुझे प्रूफ करो ना
कैसे? या तो फिर मैंने कहा प्रोफेशनलिज्म की, मैंने पहले भी कहा था प्रोफेशनलिज्म की हाइट है या मार्फत का लेवल है जहाँ पे आप प्रोविजन और लिंकेज को क्लब कर देते हो और इतने खूबसूरत तरीके से करते हो कि प्रोविजन की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन मैंने इस चीज़ से मना भी किया था अगर आप लोगों की क्लास में कि भाई ना लिखा करना ऐसे, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आप कभी ना कभी फिर प्रोविजन खा जाओगे। तो बीइंग अ स्टूडेंट एडवाइस कर रहा हूँ कि आपको प्रोविजन लिखनी चाहिए, फिर उसी में से अपना आंसर बना लो कि जनाब कोलेट्रल होना चाहिए, बट इन दिस केस दिस पर्टिकुलर पेमेंट का जो पैटर्न है ये कोलेट्रल नहीं है। क्लियर बेटे? हेलो, ये ऑफ कर दो, ये ऑफ कर दो। है अवेलेबल रिमोट या किसी के पास, आप में से किसी के पास रिमोट अवेलेबल है? नहीं, कोई आईटी का बच्चा नहीं है? चलो ठीक है, ओके। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर 3। मैं इधर ही हूँ, हाँ मैं इधर ही हूँ, आप कर जा सकते हो, कोई मसला नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते जी, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज, गिविंग ब्रीफ रीजंस ऑफ योर आंसर। प्लीज आल्सो एक्सप्लेन दैट इन केस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट विल बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। नंबर जी बेटा, इसमें कौन सी चीजें आनी? किसमें? Enforceable by law. Also explain in case of when it will be enforceable। वो पूछना चाह रहा है कब enforceable by law होगा, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपको ये कहना पड़े ये इवेंट हैपन होगा तो enforceable by law होगा, इवेंट नॉन हैपन होगा, हैं? एग्जैक्टली रूल्स के साथ, हाँ ठीक है जी। जो जरा पढ़ता हूँ। A agrees to be ₹50,000 if he proves that the two straight lines can enclose a space। ये दो स्ट्रेट लाइन अल्टीमेटली एक सर्कल बना देंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, हमने जहाँ पे रूल्स पढ़े थे उसके नीचे टेबल के नीचे आखिर में एक बात पढ़ी थी कि इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, याद है? तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या हो जाते थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते थे? तो फिर तो लिखा जाता क्या ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? ये तो इम्पॉसिबिलिटी, ये जो इवेंट जिसको बेस बनाने की कोशिश की जा रही है वो इवेंट इज इम्पॉसिबल राइट फ्रॉम द बिगनिंग, इम्पॉसिबिलिटी है। बात समझ आई? तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगली बात पे चलते हैं। A agrees to construct a building for B ₹1 million की on the condition that the payment will be made on the completion of it। वही बात जो भी क्वेश्चन नंबर आपने 4 में डिस्कस की है या 5 में डिस्कस की है, 4 में भाई कंप्लीशन है ना, ये तो कंटीजेंसी नहीं है, फिर ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। नंबर 3, अच्छा कितने मार्क्स हैं? 6 मार्क्स। तो किसी के 2 होंगे, किसी का 1 मार्क होगा। A agreed to sell his house to B for 100,000 if his father does not return within 2 years from, अच्छा sell his house to B if his father does not return within 2 years from United States of America। के 2 साल में बाप नहीं आता तो बाप की प्रॉपर्टी बेच दूंगा। तो सपोज अपनी प्रॉपर्टी बेच दूंगा। तो जी क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? बोलो यस। डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ या नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि फादर ना आए तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये जो लाइन थी ना, व्हेन इट विल बी एनफोर्सेबल, तो आप यहाँ पे आके एक्सप्रेस करोगे अपनी बात। देखो ना, कंटीजेंट है, ये बात तुमने कह दी कि कंटीजेंट है क्योंकि शर्तें पूरी करता है। क्या जी? 2 पार्टीज के दरमियान अनसर्टन इवेंट के ऊपर हैपनिंग या नॉन हैपनिंग डिपेंड करती है। ये तो हो गया कंटीजेंसी कि कंटीजेंट इवेंट है। तो अब बताओ एनफोर्सेबल बाय लॉ कब होगा? तो रूल बता दो सिंपली कि नॉन हैपनिंग। वो तो सारा लिखा है, लेकिन मैं सारा रूल नहीं लिखा हर एक के, हाँ तो लिख देना, देखो मसला नहीं। लेकिन देखो जहाँ पे जो मैंने कहा 6 मार्क्स हैं, हो सकता है एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है लेकिन स्पेसिफाई नहीं करता किसके 2 मार्क्स हैं, किसके 3 मार्क्स हैं, तो वो उसने स्पेसिफाई किया होता अपने तरीके से। ठीक है, जैसे मैं आपके साथ एक छोटी सी, मैं भी आज सुबह मार्किंग स्कीम एक बना रहा था, तो मैं आपके साथ, ये वैसे तो ये आपका टेस्ट नहीं है लेकिन एक मार्किंग स्कीम में जिस तरह बना रहा था मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे आप ये देखो, कुछ इस तरह की मार्किंग स्कीम आई कैप भी बना रहा था। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का एक आंसर बनाया, मैंने कहा जो ये लाइन लिखेगा ना प्रोविजन, उसको 1 नंबर दे दीजिएगा, ये अगली बात लिखेगा तो 1 और दे दीजिएगा, इससे अगली बात ये लिखेगा तो ये 1 और नंबर दे दीजिएगा। क्वेश्चन 3 मार्क्स का है लेकिन मेरे नज़दीक इसका 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है, इसका 1 नंबर है। एग्जामिनर के लिए मार्किंग स्कीम इतनी क्लियरली डिफाइंड होती है, ठीक है, कि कोई प्रोविजन लिखेगा तो उसका 1 नंबर है, एक्सप्लेनेशन करेगा तो उसका 1 नंबर है, कंक्लूजन लिखेगा तो उसका 1 नंबर है। ये एग्जामिनर नहीं, और समटाइम 0.5 भी उसने डिफाइन किए होते हैं। मैं तो ज़रा खुले दिल से मार्क्स दे रहा हूँ तो मैंने 1 रख दिया, वो 0.5 भी रख देता है कई दफ़ा। क्लियर? हाँ जी, है 0.5 भी। हाँ देखो, मैंने भी कहीं पे आके कमीनगी का इजहार किया थोड़ा सा, 0.5 का मार्क। ठीक है जी। जी मुझे लगा वो अलग से क्वेश्चन पूछा है कि कब इनफोर्सेबल बाय लॉ, मैं सारे रूल लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आपको आपको 6 के बाद एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। नहीं, आपके बारे में सिर्फ लिख दिया जाएगा कि बच्चे ने अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट किया। देखो आपने देखो मेरी बात सुनो। 40 मिनट भी नहीं पड़े। अच्छा नहीं, वो टाइम ठीक है, अभी तो पेपर में प्रेशर ही नहीं होता ना। अभी एक मज़ेदार बात बताता हूँ, एक आपको छोटी सी चीज़ कि आई कैप जो है हर क्वेश्चन के अंदर, मैंने पहले भी बताया था, फेलियर और पासिंग रेशो बताता है, उस इतना वेला है, ठीक है। हर सवाल के अंदर बताया जाता है। अगर आप में से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, रीसेंट अटैम्प्ट या उससे पिछली अटैम्प्ट मार्किंग स्कीम अवेलेबल होगी आई कैप की वेबसाइट के ऊपर। आप जाएंगे आई कैप में, वहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन में जाइएगा। मेरा हाल इतना कंप्यूटर तो चलाना जानते हैं ना साहब, वहाँ से आपने मार्किंग स्कीम एक दफ़ा डाउनलोड करनी है। एग्जामिनर यहाँ तक बताता है कि 20% स्टूडेंट ने टाइम वेस्ट किया, 20% को समझ नहीं आई, 30% इस तरह फेल हुए, बाकी 20% वुड एबल टू पास दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस लेवल, इस डिटेल लेवल तक उनके एनालिटिक्स अवेलेबल होते हैं उनके पास कि हमारा क्वेश्चन कितना अच्छा था, ठीक है। और कई दफ़ा तो इतना इंसल्टिंग वे में कहता है जिसना लगता है कि अगर सामने बैठा हो तो क्या देखा ये वाला साफ करता है वो आप लोगों के साथ कई दफ़ा इस तरह के पैथेटिक आंसर्स या लीथल किस्म के कमेंट्स देता है कई दफ़ा, ठीक है। तो वो परसेंटेज बताता है, तो वो इस तरह की बात है फिर परसेंटेज में स्पेसिफाई कर देता है कि जनाब बहुत से बच्चों ने या इतने % बच्चों ने अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट किया इन आंसरिंग दैट क्वेश्चन, जबकि उस क्वेश्चन का जितना भी मटेरियल था वो इररिलेवेंट था। सिंपल बात समझ आई है। लास्ट पॉइंट जी बस पढ़ते हैं और फिर अगली बात पे चलते हैं। A agrees to pay ₹2000 to B if B marries C। लो जी हैपनिंग पे डिपेंडेंट है। B मैरिज D, लो जी B ने, सो हमारा इवेंट किसी के ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंडेंट था और उस पर्सन ने कुछ ऐसा कर दिया, जो इस बी ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब ये इंश्योर हो गया कि ये इवेंट क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया। तो इवेंट इम्पॉसिबल तो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो गया, वॉइड। सो कहते हैं बी आफ्टर, अच्छा बट आफ्टर अ मंथ डी डाइज एंड बी मैरिज सी। तो हमने पाता फर्दर कंटीजेंसीज भी इसको दोबारा से अलाइव नहीं कर सकती। मतलब एक इवेंट जब एक दफ़ा डिक्लेयर हो गया इट्स एन इम्पॉसिबल ड्यू टू द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, तो अब दोबारा फर्दर कंटीजेंसीज ऐसी कोई सूरत हाल निकल भी आए तो इवेंट दोबारा अलाइव नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल ही रहेगा। ये बात याद है आप लोगों को, हमने पढ़ी थी। चलो जी बस जी यही था, चलें वापस आ जाएं फिर। लेकिन वो जो एक एमसीक्यूज है ना वो आज आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी से पूछ लिया हुआ था, तो बाकी पेपर ठीक सेटल था। एक एमसीक्यूज सिर्फ उसने थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया हुआ था, ठीक है जी। हमने कॉन्ट्रैक्ट की 2 हिस्से पढ़ लिए थे और तीसरा भी मैंने कल जाते हुए बता गया था। हमने कहा था कि हमने अभी तक पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ज्यादा ही नाराज हो गया। अच्छा जी, हमने ये पढ़ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से। फिर हमने पढ़ा कि जनाब नोवेशन एक वे है, ऑल्ट्रेशन, रिसिशन, रिमिशन, वेवर, ये वो तरीके वारदात हैं जिसके अंदर एक एग्रीमेंट करके, एक नया एग्रीमेंट करके पुराने एग्रीमेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर उनमें थोड़े से डिफरेंसेस थे, जैसा नोवेशन और ऑल्ट्रेशन में था कि नोवेशन में पार्टीज चेंज होती थी, ऑल्ट्रेशन में पार्टीज सेम रहती थी। बात समझ आ रही है? इसका मतलब एग्रीमेंट करके भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किया जा सकता है। और तीसरा वे सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्वेश्चन, कि भाई इम्पॉसिबिलिटी सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं। When the contractual relationship between the parties, 2 पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप है, comes to an end. Otherwise means कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कल एक आसान वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए। शिप आ रहा था, मैरीन आ रहा था, डूब गया। अब इस पर्सन ने मुझे डिलीवरी करनी थी लेकिन अब नहीं कर सकता, ही इज अनएबल टू डिलीवर राइट नाउ ऑन टाइम। क्यों? क्योंकि उसका स्टॉक मैरीन जो है वो डूब गया। अब ये ऐसा इवेंट है जो इम्पॉसिबल हो गया। क्या इसके कंट्रोल में है? नहीं। इसका मतलब इसने जब प्रॉमिस किया होगा मुझसे दैट ही विल डिलीवर द रॉ मटेरियल ऑन 25 नवंबर,
तब वो इवेंट क्या था? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, एनफोर्सेबल बाय लॉ था। मेरी बात समझ आई? उसके बाद इवेंट हैपन हुआ है और इवेंट इसके कंट्रोल में नहीं है। वो नेचुरल डिजास्टर हुआ जो इसका नुकसान हुआ है रब की तरफ से, वो इसके कंट्रोल में नहीं है। सो ऐसे इवेंट को कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट या सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सब्सीक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का वर्ड मीन्स सब्सीक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यही तो बात थी कि जब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो पढ़ा था कि शुरू में वैलिड होता है। आज की तारीख में जब मैं आज 15-16 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि ये मुझे 25 तारीख को डिलीवरी करेगा और मैं इसे दिसंबर की किसी डेट में पेमेंट करूंगा। वी आर मेकिंग अ प्रॉमिस टू ईच अदर दैट वी विल परफॉर्म आवर ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर। ठीक है, राइट नाउ इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड द इवेंट इज पॉसिबल कि मैरीन आ रहा है जी। ठीक है, लेटर ऑन ऐसा इवेंट हुआ जो कंट्रोल में नहीं है। सो ये है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। लेकिन अब होता क्या है, लॉ हमें ये सिखाएगा कि किस किस केसेस को हम कहेंगे कि ये सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है। जो नाजायज फायदा उठाना चाहेगा इस इवेंट का, देखो वो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि अब एक चीज ये भी तो आ सकती है, मैं एक केस आपके साथ बनाता हूं। बेटा गुड नेम प्लीज। माज। सॉरी जी, मुझे नाम बहुत लेट याद होते हैं इसलिए परेशान नहीं होना। मुझे अपनी फैमिली के बच्चों के नाम याद नहीं होते। हाँ, अपने बेटे का याद है, वो तो अपनी औलाद है, वो तो याद रहेगा। वैसे मुश्किल है मेरे लिए, मुझे नाम मेमोराइज नहीं होते, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। कई दफ़ा शर्मिंदा भी होना पड़ता है। अले 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 बंदा कहता है यार नाम नहीं आ रहा, क्या करूँ, चलो कोई बात नहीं। से मिस्टर माज और सलमान के दरमियान आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बेटा, और कॉन्ट्रैक्ट की जो डेट है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की डेट है जी आज की 16 नवंबर 2022। बेटा माज ने मुझे डिलीवरी करनी थी गुड्स की, सिर्फ 50 टन डिलीवर करनी थी गुड्स, ठीक है, ऑन 25 नवंबर 2022, और मैंने पेमेंट करनी थी से कोई भी तारीख, 20 तारीख रखते हैं, 20 दिसंबर 2022 को ये पेमेंट की डेट है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जी? एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? यस, ओके। 50 टन आज तय हुआ एट द रेट ऑफ, मेरे साथ के मैं आपको दूंगा जी 100 रुपीज पर टन। तो मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे कितने बन गए? मैंने आसान के लिए, मेरा मैथ बड़ा कमजोर था, 5,000 रुपये। ऐसे ही है जी? ये कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का बन गया? 5,000 रुपए का। ऐसे है। लेकिन एक टाइम आया जब इंपोर्ट आई, सपोज ये इंपोर्ट पहुंच गई पोर्ट के ऊपर कराची में, टैक्सेस, इसको आइडिया नहीं था, इतने मल्टीपल टैक्सेस लगे इसको कि इसका ख्याल था कि जब सारे टैक्सेस लग जाएंगे और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाएगी तो ये मुझे पड़ेगी, सपोज ये मास का ख्याल था कि ये इसे कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन कोई 80 रुपीज़ पर टन। तो इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 100 रुपीज़ का, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ 20 रुपीज़ प्रॉफिट पर टन। ठीक है, सपोज अज्यूम करें गवर्नमेंट ने लेवी या ड्यूटीज़ या फेडरल एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी या सेल टैक्स या एडिशनल सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, ये कुछ भी इसमें से बढ़ा दिया। अच्छा, ये पूरी लिस्ट आती है। कभी इंपोर्ट का आप वॉचर उठा के देखो ना, इंपोर्ट की आप वी बॉक्स से डाउनलोड करो ये परचेज को, तो आपको आइडिया, जो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है, उफ, उसमें पूरी लिस्ट लगी होती है, एक के बाद एक टैक्स। तो सपोज कोई टैक्सेस इतने बढ़ गए कि अब इसे जो ये प्रोडक्ट घर पड़ी है ना, ये पड़ी है 120 रुपीज़ पर टन की। बताइए, इसका दिल करेगा मुझे 100 की बेचे? नहीं, इसका दिल करेगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूं। ये क्या तरीका है? 20 रुपये हाथ से डाल के, एक तो पहली महंगी पड़ी है, और फिर 20 रुपये हाथ से डाल के सलमान सबको बेचूं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्मेशन के टाइम पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था एंड इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और अगर आज ये मुझे डिलीवरी नहीं करता, इट वुड बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय माज। इट्स अ डिफॉल्ट, देन ही विल बी अ डिफॉल्टिंग पार्टी एंड आई वुड बी एन एग्रीव पार्टी। सो इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है ये कहे कि जनाब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें एक सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, और वो पॉसिबिलिटी ये है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टली हो गया है या लेस बेनिफिशियल हो गया है मेरे लिए, तो जनाब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वॉइड है ड्यू टू सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इस तरह तो फिर हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भाग जाएगा जब उसे नुकसान होगा।
और सहारा किसका लेगा? सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का। क्यों? क्योंकि इस तरह की अगर सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी प्रूव हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ने क्या हो जाना है? वॉइड। और क्या डैमेजेस पड़ने हैं डिफॉल्टिंग पार्टी को? नहीं, क्योंकि बियॉन्ड द कंट्रोल होता है यूजुअली। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का बेनिफिट ये है कॉन्ट्रैक्ट ने वॉइड हो जाना है एंड देयर विल बी नो कंपेंसेशन। तो हर बंदा इसका बेनिफिट लेना चाहेगा। सो उस बेनिफिट, इसका मतलब आप अगर इस टर्म को मिसयूज करते हो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में तो आप फायदा उठाना चाहते हो इस पॉइंट का, तो लॉ आपको मना करेगा फिर कि कुछ केसेस हैं जिनमें आप नहीं डिक्लेयर कर सकते कि ये सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। क्या आप कह सकते हो कि ये सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं भाई, कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में नफा नुकसान होता रहता है, अब यहां पे आप नुकसान में है, लेकिन आप डिलीवरी तो करेंगे, आप डिलीवरी तो करेंगे इन एनी केस। बात समझ आ रही है? यहां तक समझ पाए हो तो मैं आगे चलूं। तो इसका मतलब है ये लेस कॉस्टली हो जाना, मोर कॉस्टली हो जाना, लेस बेनिफिशियल हो जाना, ये सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आप यहां पे इस बात की जो लॉ ने रिलैक्सेशन दी है इसका, इस रिलैक्सेशन का फायदा नहीं उठा सकते। ये जो रिलैक्सेशन है, ये वाली रिलैक्सेशन है, इसका फायदा नहीं उठा सकते। सर मास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता? नहीं तोड़ सकता, किसी सूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह तो फिर हर बंदा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा, जब उसे नुकसान नजर आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। अच्छा, सपोज मास कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, तो आज मैं डैमेजेस का एक छोटा सा एलिमेंट समझाने लगा हूं। हमने एक बात फ्रॉड के केस में पढ़ी थी कि डैमेजेस कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि मुझे एग्रीव पार्टी कहेगी मुझे उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में मैं होता अगर डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। ये बात पढ़ी थी फ्रॉड में, बड़ी डिटेल में समझी। मैंने कहा था ये बेसिक रूल है और यही रहेगा डैमेजेस कैलकुलेट करने का। सपोज मास कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, ठीक है, सलमान को 100 रुपीज पे मिलना था ये माल। सलमान अब रोने तो नहीं बैठ जाएगा ना, मास ने नहीं दिया, मैं भी नहीं बिजनेस करना, ये लो मेरा बिजनेस बंद है, मैं बंद कर रहा हूं कंपनी। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। बीइंग अ रैशनल पर्सन क्या करेगा सलमान? मार्केट से एक्वायर करने की कोशिश करेगा। वो पल्ले पड़ी है, मैं कहानी बदल दी है थोड़ी, मैं कहानी में एक ट्विस्ट ला रहा हूं जो कि अभी इस चैप्टर में कवर नहीं होता, लेकिन समझाना चाह रहा हूं क्योंकि आप उस स्टेज तक पहुंच गए हो तो चाहता हूं वो भी समझा दूं। सो ट्विस्ट क्या है जी, मैं अब सलमान की स्टेज पे चला गया और ये अज्यूम कर लिया है कि 80 रुपए का हो गया था, 120 रुपए में इसको घर में पड़ा, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ये डिफॉल्ट कर गया। देन सलमान की साइड, सलमान क्या हो गया? एग्रीव पार्टी। एग्रीव पार्टी सलमान के केस में अगर मैं कहूं ये सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी नहीं है तो सलमान विल क्लेम डैमेजेस। कितने डैमेजेस क्लेम करेगा? सो आसान क्वेश्चन वही है, प्रिवेन आसान सा सोल्यूशन यही है, सलमान को उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में ये होता अगर डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता मास की तरफ से, अगर मास ने डिफॉल्ट ना किया होता। तो मैं अज्यूम करता हूं सलमान मार्केट जाएगा और सलमान को आज यही रॉ मटेरियल 50 टन कोई एक बंदा ऑफर कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें 110 रुपए का दूंगा पर टन, लेना है तो ले लो। मरेगा क्या ना करेगा, खरीदेगा 110 टन। तो जरा प्लीज कैलकुलेट करके जरा मुझे बताइए कितना बनता है? 5500 बनेगा? कितना बनेगा? 5500 बन जाएगा मेरा ख्याल है। सलमान को कितने पे करने पड़े? 5500। अगर इंसानों की तरह मास डिलीवरी कर देता तो कितने पे करने पड़ते? 5000। सलमान को उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में ये होता अगर मास ने डिफॉल्ट कमिट ना किया होता। तो डिफरेंस कितना है? ये वो डैमेजेस हैं जो कौन पे करेगा? मास पे करेगा। सो 500 रुपया मिल जाएगा मास की तरफ से, 5000 वो अपनी पॉकेट से डालेगा, 5500 का माल खरीदेगा, लेकिन ये बिल्कुल उसी पोजीशन में होगा जिस पोजीशन में पहले था। सो 50 टन मिल गया 5000 रुपए में। ऊपर से कितनों के ऊपर से गुजर गई है? ऊपर से गुजर गई है। बेटी देखो, सलमान डिफॉल्ट, वैसे ही अभी आगे आ जाना है, मैं दोबारा ना भी पढ़ाऊं तो कोई मसला नहीं है। सलमान अगर उसको माल नहीं बेचता ये मास तो क्या करेगा? बिजनेस बंद कर देगा? नहीं, मार्केट से जाके बिजनेस में माल खरीद लेगा। आज जब खरीदने गया तो महंगा मिल रहा है, सस्ते में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 में, आज माल 110 रुपए का मिल रहा है। सलमान की जेब से 5500 रुपया जा रहा है।
अगर कॉन्ट्रैक्ट इंसानों की तरह मास परफॉर्म कर देता तो 5,000 रुपया देना पड़ता, हम कितना देना पड़ा है 5500। तो सलमान को जरा उस पोजीशन में वापस लेके जाओ जिस पोजीशन में ये होता, यानी सलमान के सिर्फ जेब से 5,000 गया होता तो 500 क्या हुए, फिर एडिशनल गए। ये वो नुकसान है जो सलमान को हुआ है, किस वजह से, मास के डिफॉल्ट करने की वजह से। सो मास शुड पे डैमेजेस टू सलमान, हाउ मच, 500। तो चैप्टर 9 अगर ये बात समझ आ गई तो चैप्टर 9 आधा समझ आ गया आपको, सही बता रहा हूं, ये बात समझ आई है। सो एग्रीव पार्टी को उस पोजीशन में वापस ले जाओ जिस पोजीशन में वो होती अगर डिफॉल्ट कमिट ना हुआ होता। सो मैंने ये एमी एडिशनल बात समझा दी, अदरवाइज मेरा ख्याल है आपको ये वाली बात समझ आई है कि भाई कंपनसेशन से बचने के लिए मास सहारा ले सकता है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, लेकिन लॉ इसको ये सहारा लेने नहीं देगा। सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे लिस्ट है जो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में फॉल करती है और कौन सी ऐसी लिस्ट है जो सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी में फॉल नहीं करती। क्यों अच्छा, फॉल करेगी तो ये बेनिफिट लेगी, नहीं फॉल करेगी तो ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, कंपनसेशन कैलकुलेट होगी। यहां तक समझ आ गई सर? कुछ पहले बड़ी बातें बेटी, अब आपको डैमेजेस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके चलो आगे दोबारा आना है। चैप्टर 9 में मैंने इसको मल्टीपल केसेस में, चैप्टर 9 में सिर्फ और सिर्फ केसेस ही हैं, तो हमने इतने केसेस करने कि ये प्रॉब्लम अगर आपको अभी थोड़ा सा फील भी हो रहा है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये प्री मेच्योर डिस्कशन है ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लो जी, कहते हैं इम्पॉसिबल एक्ट, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। तो वो जो दो लाइनें तुम सर्कल बना लोगे तो इनफैक्ट वो क्या है, तुम वॉइड बात कर रहे हो, ठीक है? तो इस कैटेगरी में भी तुम आंसर कर सकते थे उसका। लो जी, सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पे आता हूं डायरेक्टली, या इलीगैलिटी। अब देखो ये कॉन्सेप्ट पूरा है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबल हो जाना या इलीगल हो जाना, दो बातें हैं इसके अंदर। इलीगल कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, कल बताया था, बात हुई थी कि जनाब अगर फॉर एग्जांपल मैं अच्छा भला इंडिया से किसी से माल खरीद रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा कि जनाब उसने मुझे टमाटर डिलीवर करने हैं सपोज, ठीक है? वो इंडिया ने बड़ा रोला मचाया था ना, टमाटर नहीं देगा वो इंडिया टमाटर ब्ला ब्ला। सो इंडिया ने मुझे टमाटर डिलीवर करने हैं, सपोज टमाटोज डिलीवर होने हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन लगा दिया। उन्होंने कहा जी ट्रेड टाइज जो हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज क्लोज नाउ। पहले लॉफुल था उसके साथ मेरा बिजनेस करना, अब क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया। ये है इलीगैलिटी कि अब कोई बिजनेस करेगा इंडिया के साथ तो वो क्या होगा, इलीगल बिजनेस, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो होगा ही होगा, साथ जूतियां भी पड़ेंगी, ठीक है? प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ना, so it would be now become a criminal offense, ठीक है? So a contract to do an act becomes void, not enforceable by law if act becomes impossible or unlawful। या तो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए या वही इवेंट अनलॉफुल हो जाए आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फॉर्मेशन के टाइम पे वो वैलिड था, तभी तो वो स्टार्ट ऐसे कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट बिकम्स वॉइड। तो बिकम्स वॉइड मीन अब वॉइड हो रहा है, पहले क्या था, वैलिड। सो एट द फॉर्मेशन इट वाज वैलिड बट बिकम्स वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी या अनलॉफुल इवेंट की वजह से, ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर। क्या ऐसा इवेंट हैपन हो गया है जो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं है। हमने वो चाय पिलाई थी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, वो GHQ वालों ने पिलाई थी, हमारा क्या कसूर था, ठीक है ना? और उस बदतमीज ने भी आगे से कह दिया फैंटास्टिक, सो लेने के देने पड़ गया। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि वो जो इवेंट था, वो ट्रेड टाइज ऑफ हो जाना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं था, वो इलीगैलिटी क्रिएट हो जाना वो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, हम तो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे इंडिया के साथ। तो इवेंट अगर पहले तो फॉर्मेशन के टाइम पे वो वैलिड था, लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड जब कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए, किस वजह से, ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्रोमिसर, के प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं था ऐसा इवेंट। इज दैट क्लियर? The following are the acceptable grounds of supervene impossibility. Number 1, destruction of subject matter. सबसे आसान बात, वही मेरीन वाली एग्जांपल। Death or in personal incapacity in contracts of personal nature. Personal nature का कॉन्ट्रैक्ट हो, पेंटर का, याद है स्केच बनाने के लिए मर जाए
तो आपको मैंने चैप्टर 1 में ये बात बता दी थी, लेकिन ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को इतना क्लियर नहीं किया था। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक पर्सनल नेचर, एक इम्पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर वाला कौन होता है? जो पेंटर वगैरह जो स्किल्स पे डिपेंड करते हो किसी की, वो मर गया है तो क्या उसके बच्चे से बनवा लोगे स्केच? नहीं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाते हैं? वॉइड। हालांकि पहले फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड थे, लेकिन इवेंट अकर हुआ क्या? डेथ का, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। बात समझ आ रही है? ट्रांसमिशन समझ आ रही है? कैसे वैलिड से वॉइड हुआ। अब डेथ तो आपके कंट्रोल में नहीं है, इजराइल साहब को आप तो कंट्रोल नहीं करते, उन्होंने तो आ ही जाना जब आपके टाइम आना है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। वॉर डिक्लेयर हो गई है, जैसा इंडिया पाकिस्तान का कॉमन है, उसमें वॉर डिक्लेयर होगी तो जनाब अब जितनी भी ट्रेड होगी इंडिया के साथ वो क्या होगी? अनलॉफुल। अब आप नहीं कर सकते। लास्ट चीज, फोर्थ एक्सेप्टेबल ग्राउंड, कहता है पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट और अकर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहता है कुछ ऐसा हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस हिल जाए। कैसे? वो ये एग्जाम्पल पढ़ के समझ आएगी, क्योंकि ये उसने शादी पे देनी है। प्लीज एग्जाम्पल 28, 29, 30 और 31 जरा पढ़ें, देखें समझ आती है। ये लिखा रहता है, मैंने ये डैमेजेस रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे भी सिलेबस में नहीं आ रहा। जी 28, 29, 30 और 31 में वो कहता है कुछ ऐसा हो जाए कि बेसिस हिल जाए। तो वो मैरिज को लेकर बात करेगा, आपको पढ़ के समझ आएगी इंशाल्लाह। जी 28 के अंदर क्या हुआ है? हॉल को आग लग गई है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट। 29 के अंदर क्या हुआ जी? बीमार हो गया है, चलो कंट्रोल में नहीं है उसके, ठीक है। डेथ, इम्पर्सनल इनकैपेसिटी नहीं, दो वर्ड्स है ना, एक डेथ है और एक पर्सनल इनकैपेसिटी है। पर्सनल इनकैपेसिटी क्या है कि फॉर एग्जांपल वो पेंटर है अगर, तो उसके हाथ कट गए एक्सीडेंट में सपोज। अगर वो सिंगर है तो उसको गले का कैंसर हो गया है, लाइक दैट, अज्यूम कर रहे हैं, अभी गंदी गंदी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये पर्सनल इनकैपेसिटी है, ठीक है। या वो बेचारा अच्छा भला एडवाइज़र था और आप गए हो तो घर वालों ने उसको पागल खाने जमा कराया हुआ, सो दैट काइंड ऑफ पर्सनल इनकैपेसिटी। जी समझ आई बात की। तो उन्होंने पर्सनल इनकैपेसिटी पे बात। 30 के अंदर क्या बात कर रहे हैं जी? गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, चलो अनलॉफुलनेस आ गई। और 31 के अंदर देखो उसने क्या बात की कि कुछ ऐसा हो जाए कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस हिला दे। तो उसने इनफैक्ट मैरिज को लेकर उसने बात की, उसने कहा खुशी में पागल हो गया अलग, तो अब तो शादी नहीं हो सकती, ठीक है जी। चलो आगे चलें जी। द फॉलोइंग आर द, नहीं कहाँ टाइम हो गया, कौन है टाइम वाला? खुदा के बंदे ना आकर ऐसे यार, कोर्स नहीं ख़त्म करना तुम्हें। द फॉलोइंग आर डन, ऐसे टाइम पे हो जाएगा कोर्स ख़त्म, कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बीच में 2 वीक्स का गैप था मेरी वजह से, तो इसलिए मुझे लगता है कि नहीं अभी स्पीड हमें नॉर्मल रखनी चाहिए। द फॉलोइंग आर द नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेज फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑन अकाउंट ऑफ, अच्छा इसी को सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी को सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी का वर्ड भी यूज़ किया जाता है, इसका मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन कई दफ़ा लॉ की चूँकि ये लॉ का जार्गन है टेक्निकल, तो ये कई दफ़ा एग्जामिनर इस वर्ड को भी इस्तेमाल करता है और कई दफ़ा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो परेशान नहीं हो जाना, पता नहीं ये कौन सा वर्ड है। सुपरवीन इम्पॉसिबिलिटी मतलब सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। कहते हैं ये फॉलोइंग जो है ये एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजेज नहीं है। नंबर 1, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली, लेस बेनिफिशियल दैट एग्रीड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो वो एग्जाम्पल, पहले कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे को बेचारे को 80 रुपये का पड़ता था, 20 रुपये कमाने थे माज ने, अब वो महंगा हो गया तो वो जान छुड़ाना चाहे इस मकसद से और सहारा ले सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, तो वो नहीं ले सकता। मतलब फिर ब्रीच करे और पहले वाले केस में चले जाए, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या दूसरे केस में चले जाए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच, डैमेजेस पे करे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर ले। ये वाले में सहारा नहीं ले सकता, यहां पे मैं सहारा नहीं दूंगा कि कंपनसेशन भी ना दे और कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर ले, ये तो नहीं होने वाला। सेकंड पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कमर्शियली अनवायबल। अनवायबल को कहते हैं फिजिबल नहीं है, वो नॉट फिजिबल मीन्स आप अगर कहते हो कि अनवायबल का मतलब है मेरे लिए मैं कैसे 100 रुपए की चीज बेच दूं अगर मुझे घर ही 120 की पड़ती है, ये है नॉट फिजिबिलिटी, ये फिजिबिलिटी नहीं हो रही।
फिजिबल नहीं है बेचना। बात समझ आ रही है? सो अनवायबल मीन्स नॉट फिजिबल, वही मतलब है जो पहले वाले का है। ठीक है, जरा दोबारा एक्सप्लेन किया। नंबर थर्ड, देयर इज अ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर वाज रिलाइंग। किसी तीसरी पार्टी की गलती है और आप उस पर डिपेंड करते थे। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आसान समझाऊं, मैंने फॉर एग्जाम्पल माज के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया, या माज ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, यूं कह लेते हैं। माज ने मुझे शूज डिलीवर करने थे, कस्टमाइज शूज मैंने बनवाने थे। माज सपोज सोल परचेज करता है या लेदर परचेज करता है फ्रॉम कामरान से। इसका मतलब है ये रॉ मटेरियल खरीदता है कामरान से एंड देन डिलीवरी करता है, उसको फिनिश करके मेरी तरीके से जो भी मैन्युफैक्चरर है बना के मुझे डिलीवरी कर देता है गुड्स की। बात समझ आ रही है? इसका काम डिपेंडेंट है उस अवेलेबिलिटी ऑफ सोल या अवेलेबिलिटी ऑफ लेदर के ऊपर। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसने मुझे कहा सर 25 नवंबर को आपको 100 पेयर्स जो है मैं डिलीवर कर दूंगा। आज 25 नवंबर की बात आई, आज सलमान साहब ने लेट छोड़ा सलमान साहब ने। आज 25 नवंबर की बात आई तो फिर उस वक्त क्या हुआ जनाबे वाला, इसने मुझे कहा सर वो मेरे सप्लायर ने मटेरियल ही नहीं भेजा। मेरा क्या कसूर है? मुझे तो 25 को डिलीवरी चाहिए थी, मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। तुम किसी पे डिपेंडेंट थे, उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो टूटेगा। अब अगर मेरे लिए 25 को डिलीवरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और ये मुझे डिलीवर नहीं करता तो मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा इसने डिफॉल्ट किया, अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रहा टाइम पे, ड्यू डेट पे। तो मैं क्या करूंगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, रिसेंड करूंगा और डैमेजेस क्लेम करूंगा। ये एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि मैं तो उस पर डिपेंडेंट रहा। बात समझ आ रही है? यानी ये मेरे सामने इस बात का एक्सक्यूज नहीं बना सकता कि जनाब मैं किसी पे डिपेंड मैं। अच्छा, अभी एक अलग बात है, बीइंग प्रैक्टिकल होकर सोचो तो मैं शायद इसको रिलैक्सेशन दे दूं, वो एक अलग बात है। प्लीज उसको बीच में मत लाइएगा। लॉ ने क्या डिफाइन किया, हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो कोई सिनेरियो भी हो सकता है। अदरवाइज तो मेरे साथ इसका रिलेशन इतना अच्छा हो, बिजनेस रिलेशनशिप, कि मैं इसको कहूँ यार कोई बात नहीं, आप 1 महीना और ले लो। लेकिन लॉ कहता है कि अगर मैं तोड़ना चाहूं, सलमान बीइंग अ प्रोमिसी तोड़ना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे और कहे, रिसेंड कर दे, तोड़ नहीं दे, सॉरी, रिसेंड कर दे, कैंसिल कर दे और डैमेजेस क्लेम करे कि ड्यू डेट पे परफॉर्मेंस नहीं मिली, क्योंकि मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है या टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड करते हो, आप इस बात को एक्सक्यूज के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां पे अगर ये मैं कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करता हूं और इससे डैमेजेस क्लेम करता हूं तो ये डैमेजेस से बचने के लिए क्या कहेगा? इम्पॉसिबिलिटी का सहारा लेगा ना, कि ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू मेक सच शूज, टू मैन्युफैक्चर सच शूज बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द लेदर। कि मेरा तो काम, मैं किसी पे डिपेंडेंट था, जनाब ये तो वॉइड हो गया, ये तो फिर नो कंपनसेशन। सलमान साहब मैंने आपको कोई कंपनसेशन नहीं नहीं, ये सहारा नहीं ले सकता। वो अलहदा बात है, ये मैं इससे डैमेजेस लूं, ये उससे डैमेजेस ले, क्योंकि उसने भी तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, टाइम पे डिलीवरी नहीं की होगी रॉ मटेरियल की, वो अलग बात है। बट इट्स एक्चुअली दीज आर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, वन इज बिटवीन मी एंड माज एंड वन इज बिटवीन माज एंड कामरान। ये इनका आपस का है, हम ये 2 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आपस में कोलेटरल नहीं है। क्लियर हुई बात की ये वाली भी? ओके। स्ट्राइक्स चल रही हैं, लॉकआउट चल रहा है, सिविल डिस्टर्बेंस है, मेरी जात पे कोई फर्क नहीं है, मुझे डिलीवरी चाहिए, बात खत्म। ये तो अजीब बात है। अजीब बात है, ट्रू। मास्टर टाइल्स का एक दफ़ा ऐसा केस प्रैक्टिकली ऐसा हुआ था कि उन्होंने स्ट्राइक्स हो गई और उन्होंने 14 डेज के लिए अपनी फैक्ट्री को, जो कि अच्छा उनकी फैक्ट्री 24 आवर्स चलती है, ठीक है, नो स्टॉपेज, ठीक हो गया, शिफ्ट चेंज होती रहती है 8-8 घंटे बाद, लेकिन चलती 24 आवर्स है। इतना डिमांड है उनके पास, सप्लाई उनको पूरी करना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। लेकिन 14 डेज के लिए किसी रीजंस की वजह से, रीजंस भी वैसे मुझे पता है, लेकिन चलो 14 डेज के लिए उन्हें फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। दैट वॉज एन इंटेंशनल क्लोजर, लेकिन बताऊंगा बाद में। सो कैमरा बंद करके बताऊंगा। सो उन्होंने क्लोज कर दी फैक्ट्री। तो 14 डेज में जहां पे फैक्ट्री के बाद इतनी डिमांड है कि ऑर्डर पूरी करने के लिए सप्लाई कम पड़ी है या फैक्ट्री 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, वहां पे वो 14 दिनों के लिए अगर फैक्ट्री बंद कर दे तो क्या आपको लगता नहीं कि उन्होंने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स डिले कर दिए होंगे? तो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो सारे इसेंस हों कॉन्ट्रैक्ट की, अगर जिन जिन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मास्टर टाइल को यूजुअली, क्या मास्टर टाइल सहारा ले सकता है इस पर्टिकुलर क्लॉज में आके? नहीं, कोई सहारा नहीं अवेलेबल। इसका मतलब उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स में मास्टर टाइल ने क्या किया होगा? ब्रीच की होगी।
लेकिन सर उन्होंने तो इंटेंशनली ये काम किया था ना, यहाँ तो ट्रू, civil disturbance स्ट्राइक है। वहाँ स्ट्राइक्स हुई थी ना, स्ट्राइक्स मेजर रीजन था। ठीक है, वो इंटेंशनल स्ट्राइक्स क्रिएट कराई थी, वो कैसे वो मैं बात बताऊंगा। ठीक है, लेबर की बात नहीं मानोगे, लेबर स्ट्राइक पे चली जाएगी, तो इन्होंने बात नहीं मानी थी उनकी। ठीक है, तो लेबर स्ट्राइक पे चली गई थी। ठीक है, तो लेबर बाहर बैठ गई हुई थी। आपको, आप गुजरांवाला का टूल प्लाजा क्रॉस करते थे, आपको एक दुनिया नजर आती थी बाहर बैठी हुई, वो सारी लेबर थी। ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में नंबर्स में लेबर्स थी। ठीक है, सो वो लेबर सारी बाहर बैठी है, स्ट्राइक करके बैठी है, हमने नहीं काम करना, पड़ो जाओ चला के दिखाओ मशीनरी। ठीक है, तो अब कौन चलाएगा, मालिकों ने थोड़ी आगे चलानी है मशीनरी। ठीक है, समझाना ही चाह रहा हूं कि वो स्ट्राइक्स की वजह से जितने कॉन्ट्रैक्ट्स टूटे, हम समझने वाली बात समझ लेते हैं बीच में, स्ट्राइक की वजह से जितने कॉन्ट्रैक्ट टूटे उसमें मास्टर टाइल डिफॉल्ट पे था, और मास्टर टाइल डैमेजेस पे किए होंगे मास्टर टाइल ने। यस, वो लहदा बात है, उनका इन्फ्लुएंस इतना होगा कि सब ने कहा होगा कोई बात नहीं, आप हमें डिलीवरी कर दें। एक दफा डैमेजेस लेने के बाद उसने उनको डिलीवरी देनी है, तो इन्फ्लुएंस भी तो समटाइम कोई चीज होता है, या समटाइम बिजनेस रिलेशनशिप भी कोई चीज है, तो वो एक अलग बात है, प्लीज हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उसमें हमें कोई ताल्लुक नहीं है। काजी तब आएगा जब मियाँ बीवी की बात नहीं हो रही, बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो रही है। ठीक हो गया जी। और एक लास्ट बात, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बेटा देखो, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वंस अगेन वो डिविजिबिलिटी वाली बात आती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया जा सकता है और आधा हिस्सा पूरा किया जा सकता है, आधा नहीं पूरा किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको 2 प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है, मेरा और मास का कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने मास को ये 2 प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी है, ये तो मैं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, हम दोनों ने एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया कि इसकी इतनी से, इसने कहा 500 बॉटल्स एंड 1000 डस्टर्स, सपोज ये चाहिए। ठीक है, अब मैं 500 अगर डिलीवर कर सकता हूं तो असूलन मुझे डिलीवर कर देने चाहिए। हाँ, ये नहीं कर सकता तो ठीक है, नहीं करता, लेकिन पार्शियल परफॉर्मेंस मुझे करनी पड़ेगी। मैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का सहारा नहीं ले सकता, वो ये तो बने नहीं तो ये क्या डिलीवर करूं। होल ऑब्लिगेशन नहीं भी कर पा रहा, डिविजिबिलिटी है ना, मुझे इसके पैसे अलग मिल रहे हैं। इसने मुझे कहा 500 बॉटल्स लूंगा एट द रेट ऑफ 50 रुपए और डस्टर लूंगा 20 रुपए का, तो 1000 डस्टर एट द रेट ऑफ 20, तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको डिविजिबिलिटी समझ आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं जी, 500 बॉटल्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर बॉटल और 1000 डस्टर्स एट द रेट ऑफ 20 रुपीज। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तकरीबन 25,000 रुपए का और 20,000 रुपए का। ऐसे ही है जी, 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन मी एंड मास। ऐसे ही गलत तो नहीं लिखा कुछ, चलो माफ कर देना अगर गलती हो मैथ की। तो 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसे ही है ना, सही है, 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये डिविजिबिलिटी है, मैं आधा हिस्सा परफॉर्म करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन अगर बहाना लगाऊं कि नहीं मैं दे ही नहीं सकता, दूसरा तो बन ही नहीं रहा, नहीं भाई आधा परफॉर्मेंस दे दो। कॉन्ट्रैक्ट आधा भी परफॉर्म कर सकते हो तो करो, अगर पार्शियल परफॉर्मेंस पॉसिबल है तो। बहाना नहीं बनाओगे सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का। सो वो कहते हैं पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो जनाब वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ऐसा नहीं होगा मैं बॉटल्स भी डिलीवर ना करूं, मुझे बॉटल डिलीवर करनी पड़ेंगी, अगर नहीं की तो क्या होगा, डिफॉल्ट, और अगर डिफॉल्ट हुआ तो डैमेजेस। बात समझ आ रही है? चलो प्लीज एग्जांपल, अच्छा चलें एक काम कीजिएगा, घर से एग्जांपल्स पढ़ के आइएगा एक दफ़ा, 32, 33, 4, 5, 6 एक दफ़ा पढ़ के आइएगा। ठीक है जी, अल्लाह ताला सबको आसानी अता फरमाए।